नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। रघुनाथ की आंखें डबडबा गई। उन्होंने सुमित की तरफ देखा। उम्मीद थी कि वह अपनी पत्नी को डांटेगा, कहेगा कि नलिनी, भैया ने मुझे बनाया है। लेकिन सुमित फाइल के पन्नों को पलटने में व्यस्त था। उसने एक बार भी ऊपर नहीं देखा। जिस बड़े भाई ने अपनी जवानी गिरवी रखकर छोटे भाई को अर्श पर पहुंचाया था, आज उसी भाई की सलाह को बुढ़ापे की बड़बड़ कहकर ठुकरा दिया गया। क्या इंसान की कीमत उसकी सांसों से नहीं, उसकी जेब के सिक्कों से तय होती है? रघुनाथ बाबू अपने ही घर के ड्राइंग रूम में एक कोने में प्लास्टिक की कुर्सी पर ऐसे बैठे थे जैसे किसी शादी में बिन बुलाए मेहमान। सोफे पर उनका छोटा भाई सुमित और सुमित की पत्नी नलिनी बैठे थे। उनके पास एक रियल एस्टेट एजेंट फाइल फैलाए बैठा था। बात पुश्तैनी ज़मीन बेचने की चल रही थी। वही ज़मीन जिसे रघुनाथ बाबू के पिताजी ने खून पसीना एक करके खरीदा था। वही ज़मीन जिसकी मिट्टी में रघुनाथ और सुमित का बचपन खेला था। देखिए सुमित सर, मार्केट अभी डाउन है, लेकिन मैं आपको फिर भी बेस्ट रेट दे रहा हूँ, 2 करोड़। सोच लीजिए, डील पक्की करे। एजेंट ने कैलकुलेटर पर उंगलियां नचाते हुए कहा। सुमित की आंखों में चमक आ गई। 2 करोड़? उसका बिजनेस पिछले कुछ महीनों से मंदी में था। ये रकम उसे फिर से खड़ा कर सकती थी। हाँ बिल्कुल, मुझे मंजूर है, सुमित ने उत्साहित होकर कहा। रुक जाओ सुमित, कोने से एक भारी लेकिन कांपती हुई आवाज़ आई। रघुनाथ बाबू ने हाथ उठाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। एजेंट ने पलटकर रघुनाथ की ओर देखा। सुमित के चेहरे पर झुंझलाहट आ गई। क्या है भैया, अब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? सुमित ने रूखेपन से कहा। रघुनाथ बाबू ने अपनी लाठी के सहारे उठने की कोशिश की। सुमित, वो ज़मीन हमारे पुरखों की निशानी है, और दूसरी बात, ये एजेंट जो रेट बता रहा है वो वहाँ के सरकारी रेट से भी कम है। मुझे खबर मिली है कि वहाँ से हाईवे निकलने वाला है। 6 महीने रुक जाओगे तो कीमत 4 गुनी हो जाएगी। अभी बेचना बेवकूफ़ी होगी। सुमित हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें सम्मान नहीं बल्कि उपहास था। भैया प्लीज़, आप अपनी 1980 की बुद्धि मत लगाइए। ये 2026 है। आपको मार्केट का एम भी नहीं पता। आप तो सरकारी नौकरी में थे, क्लर्क थे, वो भी रिटायर हो गए। बिजनेस की बातें आप क्या जाने। रघुनाथ के दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। क्लर्क? हाँ वे क्लर्क थे, लेकिन इसी क्लर्क की नौकरी से उन्होंने सुमित को एमबीए करवाया था। जब पिताजी गुजर गए थे तब सुमित 10 साल का था। रघुनाथ ने अपनी पढ़ाई छोड़ी, नौकरी पकड़ी और पिता बनकर सुमित को पाला। अपनी शादी इसलिए नहीं की कि कहीं छोटे भाई के भविष्य में कोई कमी न रह जाए। तब रघुनाथ का वक्त था। तब रघुनाथ जो कहते थे वो इस घर का कानून होता था। सुमित पानी पीने से पहले भी भैया की इजाज़त लेता था। लेकिन आज रघुनाथ रिटायर थे, पेंशन के चंद रुपयों पर आश्रित, और सुमित शहर का बड़ा बिजनेसमैन। सुमित, रघुनाथ ने अपनी आहत भावनाओं को दबाते हुए कहा, तजुर्बा है, पैसों का मोहताज नहीं होता। मैंने दुनिया देखी है। ये एजेंट तुम्हें ठग रहा है, जल्दबाजी मत कर। नलिनी जो अब तक चुप थी बीच में बोल पड़ी। बाबूजी, आप क्यों खामखा टेंशन लेते हैं? आपकी दवाइयाँ आ रही हैं ना समय पर? आपको खाना मिल रहा है ना? फिर इन पैसों के पचड़ों में क्यों पड़ते हैं? सुमित जो कर रहे हैं सही कर रहे होंगे, आखिर घर का खर्चा तो यही चलाते हैं। ये ताना सीधा रघुनाथ के स्वाभिमान के सीने में जा लगा। घर का खर्चा यही चलाते हैं? रघुनाथ की आंखें डबडबा गई। उन्होंने सुमित की तरफ देखा। उम्मीद थी कि वह अपनी पत्नी को डांटेगा, कहेगा कि नलिनी, भैया ने मुझे बनाया है। लेकिन सुमित फाइलों के पन्नों को पलटने में व्यस्त था। उसने एक बार भी ऊपर नहीं देखा। रघुनाथ समझ गए, अब इस घर में इंसान नहीं बोल रहा था, अब वक्त बोल रहा था। और रघुनाथ का वक्त अब खोटा सिक्का बन चुका था। उन्होंने गहरी सांस ली और वापस अपनी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे करो, मेरी तो अब कोई सुनता नहीं। सुमित ने डील साइन कर दी। जमीन बिक गई। एजेंट चेक देकर चला गया। घर में जश्न मना, मिठाइयाँ बटी। रघुनाथ बाबू ने भी मिठाई का टुकड़ा लिया, पर वो उनके गले से नीचे नहीं उतरा। वो कड़वा लग रहा था, अपमान जैसा कड़वा। 6 महीने बीत गए। सुमित ने वो पैसा शेयर बाजार और एक नई पार्टनरशिप में लगा दिया। शुरुआत में सब अच्छा चला। नलिनी ने नई कार ले ली, घर रेनोवेट हो गया। रघुनाथ बाबू का कमरा जो पहले हवादार था उसे स्टोर रूम बना दिया गया और उन्हें पीछे वाले छोटे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। सामान ज़्यादा हो गया है बाबूजी, आपको तो बस सोना ही है, नलिनी ने तर्क दिया था। रघुनाथ चुप रहे।
वक्त ख़राब था, जुबान चलाने का कोई फ़ायदा नहीं था। फिर एक दिन भूचाल आ गया। जिस कंपनी में सुमित ने पार्टनरशिप की थी वो फ्रॉड निकली। उसका पार्टनर सारे पैसे लेकर विदेश भाग गया। शेयर बाजार क्रैश हो गया। सुमित सड़क पर आ गया। लेनदार घर के चक्कर काटने लगे। बैंक ने घर की कुर्की का नोटिस भेज दिया और रही सही कसर उस खबर ने पूरी कर दी जो अखबार के पहले पन्ने पर छपी थी। हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी। उस इलाके की ज़मीनों के दाम आसमान पर। किसान हुए मालामाल। सुमित ने जब ये खबर पढ़ी तो उसके हाथों से अखबार गिर गया। वही ज़मीन जो उसने 2 करोड़ में बेची थी, आज उसकी कीमत 8 करोड़ थी। अगर उसने भाई की बात मान ली होती तो आज वह बर्बाद नहीं होता। शाम को घर में मातम छाया हुआ था। नलिनी रो रही थी। सुमित सिर पकड़े बैठा था। बिजली का बिल न भरने के कारण कनेक्शन कटने वाला था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सुमित ने डरते डरते दरवाज़ा खोला। उसे लगा कोई लेनदार आया होगा, लेकिन सामने रघुनाथ बाबू खड़े थे। उन्होंने अपने पुराने संदूक से एक एफडी के कागज़ निकाले और सुमित के हाथ में थमा दिए। भैया ये, सुमित हकलाया, ये मेरी रिटायरमेंट की पूरी जमा पूंजी है सुमित, 25 लाख रुपए। इससे बैंक का ब्याज और कुछ लेनदारों का मुंह बंद हो जाएगा। बाकी के लिए मैंने अपने पुराने पीएफ ऑफिस में बात की है, कुछ पेंशन लोन मिल जाएगा। रघुनाथ की आवाज़ में वही पुराना वाला दम था, वही बड़े भाई वाला अधिकार। सुमित और नलिनी फटी आंखों से उन्हें देख रहे थे। जिस भाई को उन्होंने बोझ समझा, जिसे गुजरा हुआ वक्त कहकर दुत्कारा, आज वही उनकी डाल बनकर खड़ा था। सुमित रघुनाथ के पैरों में गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने आपके तजुर्बे को नहीं, आपकी जेब को देखा। मैंने सोचा कि अब मैं कमाता हूँ तो मैं बड़ा हो गया, लेकिन आज समझ आया कि पेड़ चाहे कितना भी पुराना हो जाए, छाया देना बंद नहीं करता। रघुनाथ ने झुककर सुमित को उठाया। उन्होंने उसे गले नहीं लगाया, बस उसके कंधे पर हाथ रखा। उठो सुमित, रघुनाथ ने शांत स्वर में कहा। सुमित ने आंसू पोंछते हुए कहा, भैया आप उस दिन सही कह रहे थे। अगर मैंने आपकी बात सुनी होती। आप मुझे डांटिए, मारिए, कहिए कि मैं बेवकूफ़ हूँ। रघुनाथ बाबू ने दीवार पर टंगी उस पुरानी घड़ी की तरफ देखा जो बंद पड़ी थी। उन्होंने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, सुमित मैं क्यों डांटूँ? उस दिन मैं नहीं बोल रहा था, मेरा ख़राब वक्त बोल रहा था, इसलिए तुम्हें मेरी बातें बकवास लगी। और आज भी मैं नहीं बोल रहा, आज मेरा त्याग बोल रहा है, इसलिए तुम्हें मेरी बातें अमृत लग रही हैं। उन्होंने सुमित की आंखों में देखा और अपनी बात पूरी की। इंसान की अपनी कोई आवाज़ नहीं होती मेरे भाई। जब उसकी जेब गर्म होती है तो उसकी गालियाँ भी दुनिया को उपदेश लगती है, और जब जेब ठंडी हो तो उसका वेद पुराण भी लोगों को शोर लगता है। उस दिन मेरी जेब खाली थी इसलिए मैं गलत था। आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है और मेरे पास ये 25 लाख है, इसलिए मैं सही हूँ। कमरे में सन्नाटा था। नलिनी सिर झुकाए खड़ी थी। उसे अपने कहे वो शब्द, घर का खर्चा तो यही चलाते हैं, कांटों की तरह चुभ रहे थे। आज उसकी रिटायर्ड क्लर्क ने उनकी छत बचाई थी। रघुनाथ बाबू अपनी लाठी टेकते हुए अपने छोटे कमरे की ओर मुड़े। जाते जाते रुके और बोले, पैसा तो फिर आ जाएगा सुमित, वक्त का पहिया है, घूमता रहता है। लेकिन याद रखना, घर की नींव कभी पुरानी नहीं होती। नींव को खोदकर अगर तुम महल बनाओगे तो वो महल गिरेगा ही। बड़ों की सलाह बैंक बैलेंस देखकर नहीं, उनके बालों की सफ़ेदी देखकर मानी जाती है। रघुनाथ अपने कमरे में चले गए। सुमित और नलिनी वहीं खड़े रहे। उन्हें आज समझ आ गया था कि वक्त किसी का सगा नहीं होता, लेकिन परिवार वही होता है जो बुरे वक्त में भी सगा बना रहे। उस रात सुमित ने घर की बंद घड़ी में नई बैटरी डाली। घड़ी फिर से टिक टिक करने लगी, लेकिन अब उस टिक टिक में सुमित को सिर्फ समय नहीं, अपने भाई की वो बातें सुनाई दे रही थी जिन्हें उसने अनसुना कर दिया था। उसने कसम खाई कि अब वह कभी वक्त के नशे में रिश्तों को नहीं भूलेगा। ये कहानी हर उस घर की हकीकत है जहाँ बुजुर्गों को सिर्फ इसलिए हाशिए पर डाल दिया जाता है क्योंकि अब वे कमाते नहीं। हम भूल जाते हैं कि जिस छत के नीचे हम शान से रहते हैं उसके स्तंभ उन्हीं बुजुर्गों ने खड़े किए हैं। वक्त बदलता है, जवानी डलती और कमाई आती जाती है, लेकिन अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। जब वक्त खराब हो तो अपनों का साथ ही काम आता है, पैसा नहीं। अपने घर के बड़ों का सम्मान उनकी हैसियत देखकर नहीं, उनके त्याग देखकर कीजिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।